क्वेश्चन नंबर 1 पीएसए टाइप का पहला सवाल, चलो देखो। देखो ये बोर्ड एग्जाम 2012 का सवाल है, पढ़ो। 2012 का सवाल है, क्या कहता है? टू लिक्विड्स ए एंड बी बॉयल एट 145 डिग्री सेल्सियस एंड 190 डिग्री सेल्सियस। एक लिक्विड है ए 145 पे बॉयल होता है, एक लिक्विड है बी 190 पे बॉयल होता है, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। विच ऑफ देम हैज हायर वेपर प्रेशर एट 80 डिग्री सेल्सियस। 80 डिग्री सेल्सियस पर आपको यह बताना है कि किसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, ए का या बी का। जस्ट राइट डाउन चैट सेक्शन। मैंने पूरा सवाल पढ़ के दिखा दिया। 1 मार्क का क्वेश्चन है, बेहतरीन सवाल है। यहां से आपके पास है ना एक लिक्विड है ए जो कि सिर्फ 145 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल हो जाता है, मतलब ये कम टेम्परेचर पे ही बॉयल हो जाता है। एक लिक्विड है बी जो कि 190 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होता है, मतलब ये ज्यादा टेम्परेचर पे बॉयल होता है। इसका मतलब ये जो बी के मॉलिक्यूल्स होंगे उनमें आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अच्छा है, देयर इज अ गुड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तभी तो ये बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर पे बॉयल हो रहे हैं, ठीक है। अब यहां पर टेम्परेचर कुछ भी हो, बी में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी अच्छा है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सिंपल है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर इसकी वेपर कम बनेगी एज कंपेयर टू दिस। समझ में आ गया? सिंपल सी बात है यार, ये कम टेम्परेचर पे ही बॉयल हो रहा है ना। इसका मतलब क्या है कि ए और ए के बीच में जो इंटरेक्शन है, ठीक है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो वीक है एज कंपेयर टू बी। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ ए, ठीक है, ये वीक है एज कंपेयर टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ बी। ये पता लग रहा है? ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात हो रही है यहां पर, कंपैरिजन। तो इसका मतलब ये आसानी से बॉयल हो जाएगा, कोई भी टेम्परेचर हो, इसमें वेपर ज्यादा बनेगी। तो ए में वेपर ज्यादा बनेगी, ए में वेपर प्रेशर ज्यादा होगा क्योंकि वेपर ज्यादा बनेगी। बस इतना सा लिख के आना। तो यहां से पूछा गया आपसे हायर वेपर, तो आंसर इसका क्या बनेगा? ए। किस किसने ए दिया था? जस्ट राइट डाउन चैट सेक्शन। किस किसने यहां पर ए दिया था आंसर? तो फाइनली आंसर मैंने आपको समझा दिया कैसे आपको आंसर लिखना है। वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट। बड़ी समझदारी की बात है, और ये लॉजिक कहां से आया? दैट्स वेरी सिंपल एज वेल, ओके। सो कुछ ऐसा नहीं है जो शक्तिमान ही समझ सकता है। तो यहां पर बॉइलिंग पॉइंट के एंटी प्रोपोर्शनल होता है वेपर प्रेशर। समझ में आ गया? ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट है, वेपर प्रेशर कम होगा। आपसे वेपर प्रेशर ज्यादा पूछा, बॉइलिंग पॉइंट कम जिसका होगा वो जीत जाएगा। तो ए आंसर आएगा इसका। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, जो कि आप जरा देखो, ऑल इंडिया 2014 का सवाल है, 2014 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है टू लिक्विड्स ए एंड बी, ठीक है, ऑन मिक्सिंग प्रोड्यूस वार्म सॉल्यूशन। जैसे ही आप ए और बी को मिक्स करते हो, बहुत बढ़िया सवाल है, दिस इज माय फेवरेट क्वेश्चन। कहता है जैसे ही आप ए और बी को मिक्स करते हो, जैसे ही आप लोगों ने ए और बी को मिक्स किया, एक वार्म सॉल्यूशन पैदा हुआ। वार्म सॉल्यूशन क्या मतलब है? कि सॉल्यूशन गर्म था पहले के मुकाबले। तो ये कहता है विच टाइप ऑफ डेविएशन फ्रॉम रोल्ट लॉ डज इट शो। ये रोल्ट लॉ में कैसा डेविएशन शो कर रहा है, पॉजिटिव या नेगेटिव? दैट इज द क्वेश्चन ओनली। बेहतरीन सवाल है, बेहतरीन, एंड दिस इज माय फेवरेट क्वेश्चन। और ये मेरा फेवरेट सवाल है, सेकंड नंबर क्वेश्चन। दिस इज माय फेवरेट क्वेश्चन। अब जरा ध्यान से समझना, ये था ए, ये था बी, दोनों आए पास, तो बहुत अच्छी वाली एनर्जी रिलीज हुई, बहुत अच्छी वाली एनर्जी रिलीज हुई। इसीलिए ये वार्म था। कैसा था? वार्म, गरम, क्योंकि ए और बी पास आए, एनर्जी रिलीज हुई। इसका मतलब क्या हुआ? एनर्जी रिलीज हुई। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? दिस इज एक्सोथर्मिक। ये क्या था? एक्सोथर्मिक। यस और नो? एनर्जी रिलीज हुई मतलब एक्सोथर्मिक था। एक्सोथर्मिक के लिए डेल्टा एच का वैल्यू क्या होता है? लेस देन 0। और डेल्टा एच का वैल्यू लेस देन 0 किसके लिए होता है? नेगेटिवली डेविएटेड सॉल्यूशंस के लिए। सो दिस इज अ नेगेटिवली डेविएटेड सॉल्यूशन। बहुत बढ़िया सवाल था, एंड दिस इज माय फेवरेट क्वेश्चन एज वेल। दिस इज A2's फेवरेट क्वेश्चन। किस किस को समझ में आ गया? जस्ट राइट डाउन इन चैट सेक्शन जो मैंने समझाने की कोशिश करी कि ए और बी पास आए, उससे एनर्जी रिलीज हुई, इसीलिए वो वार्म था। समझ में आ गया? इसका मतलब क्या हुआ? दिस इज एक्सोटिक, दिस इज एक्सोथर्मिक। पता है तुम्हें जो वर्ड आया एक्सोटिक, वो कहां से आया? वो हमारे साइंस ने, हमारी केमिस्ट्री ने दिया है। साइंस का वर्ड है वो। somebody से ना कि जब दो लोग पास आते हैं, सो देयर इज समथिंग एक्सोटिक हैपन। सो एक्सोटिक उसका मतलब क्या हुआ? एक्सोथर्मिक से आया, निकल, समझ में आया?
सो दिस इज, अब देखो एक्सोटिक किधर से निकल गया, एक्सोटिक, देखो एक्सोथर्मिक में देयर इज एन एक्सोटिक। अगर कोई पूछे सच बता रहा हूं, ये सच है, किसी को पता ही नहीं है, सो व्हाट यू, हु नोज व्हाट इज एक्सोटिक, सो दिस इज कॉल्ड एक्सोटिक, एक्सोथर्मिक से एक्सोटिक निकल गया है। समझ में आ गया, इज दिस क्लियर? सो अगर वो एक्सोटिक है मतलब एक्सोथर्मिक है, डेल्टा एच की वैल्यू क्या होगी, लेस देन 0, इसका मतलब वो नेगेटिवली डेविएटेड होगा। इससे अच्छा तुम्हें कोई नहीं समझा सकता, सच बता रहा हूं, हालांकि थोड़ा ऑकवर्ड फील हो रहा है, लेकिन ये तरीका है इसको समझने का। इज दिस क्लियर? सबको समझ में आ गया? तो हमारे भावी डॉक्टर, आज से हम शर्म नहीं करेंगे। ये मतलब निकलता है, किस किस को लॉजिक समझ में आ गया, और किस किस को समझ में आ गया कि अगर वार्म सॉल्यूशन पैदा होगा इसका मतलब नेगेटिवली चार्ज, नेगेटिवली डेविएटेड है वो सॉल्यूशन। चलो तो अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो फाइनली इसका आंसर आपको दे दिया मैंने, लुक एट इट, दिस इज हाउ यू कैन आंसर। अगर वार्म पैदा हुआ, डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव हुई, इसका मतलब नेगेटिव, अरे लेस देन 0 होगी तो नेगेटिवली डेविएटेड होता है, ये लेस देन 0 का मतलब नेगेटिव ही तो हुआ, तो वो नेगेटिवली डेविएटेड होता है, मोर देन होता है तो वो पॉजिटिवली डेविएटेड होता है। अगले सवाल पर चलते हैं, तीसरा सवाल 2000 में पूछा गया था। सवाल पूछा है डिफाइन रिवर्स ऑस्मोसिस एंड गिवन एन एग्जांपल। रिवर्स यानी आरओ क्या होता है और उसका एग्जांपल दो। तो मैं आपको सिंपल तरीके से समझाऊंगा आरओ क्या होता है, जरा ध्यान से समझना। समझ में आ गया सबको क्वेश्चन क्या है? दैट्स वेरी सिंपल, समझ में आ गया? ये देखो, अब इसका आंसर मैं आपको दे रहा हूं, रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है। देखो रिवर्स ऑस्मोसिस को हम लोग बोलते क्या है, रिवर्स ऑस्मोसिस को कहा जाता है आरओ। क्या पूछा गया आपसे, समझो जरा, दिस इज कॉल्ड आरओ, ठीक है, दिस इज कॉल्ड आरओ। अब ये आरओ क्या होता है मैं आपको समझाता हूं। देखो आरओ आपके घर में भी लगा हुआ, मेरे घर में लगा है, आपके घर में लगा है। आरओ होता क्या है मैं आपको समझाता हूं। जनरली अगर आप लोगों ने एक बकेट लिया, समझना, और उसके अंदर है ना एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन डाल दी। अब कई बच्चों को तो ये नहीं पता होता सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होती है। तो ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन डाली, आपकी स्किन भी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, ठीक है, आपके घर का दरवाजा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। वो किसी को परमिशन देता अंदर आने की, किसी को परमिशन नहीं देता। क्या आपके घर पे भिखारी ऐसे थोड़ी गेट खोल के आएगा? मान लो आपका घर का गेट है, हाँ आंटी जी 10 रुपए देने का, अंदर आके बैठ जाएगा, ऐसा नहीं होता। वो बाहर से खटखटाएगा, फिर आपसे पैसे मांगेगा। सो beggars are not allowed in your home, but your father, absolutely, your father is allowed। तो आपके घर का जो गेट है बेसिकली वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह है, वो किसी को अलाउ करता है, किसी को नहीं अलाउ करता। समझ में आया? तो सेमी परमिएबल, आपकी जो स्किन है बेसिकली वो भी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। आप इस पे क्रीम लगाओगे ना तो क्रीम एब्जॉर्ब हो जाएगी, लेकिन अब आप पानी डालोगे तो वो थोड़ी एब्जॉर्ब हो जाएगा। स्किन में पानी एब्जॉर्ब होता है क्या? नहीं। अगर ऐसा होता तो तुम नहाते और पानी तुम्हारे शरीर में चला जाता, तुम्हें पीने की क्या जरूरत थी? नहीं, समझ में आया क्या? तुम्हारे जो है ना ये पानी नहीं सोखता है, पानी निकल जाता है। तो ऐसे होता तुम्हारी जो, हाँ गर्ल्स हॉस्टल, बिल्कुल सही बात बोल रहे हो तुम, अदिति चौबे। तो फाइनली देखो ये तुम्हारी स्किन है ना, दिस इज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, किसी को अंदर जाने देती, किसी को अंदर नहीं जाने देती। गर्ल्स हॉस्टल में गर्ल्स ही जा सकती हैं, बॉयज नहीं जा सकते, खुले में तो नहीं जा सकते, बाकी पता नहीं। देखो, सो दिस इज कॉल्ड सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, एसपीएम। अब जरा समझो इसमें होता क्या है। मैं ना यहां पर इस तरफ मान लो मैंने प्योर वाटर भर दिया। क्या भरा मैंने? प्योर वाटर, ये प्योर है। और इस तरफ मैंने ना थोड़ा गंदा वाला पानी भरा, जैसे कि मान लो समंदर से लेके आया। सो दिस इज सी वाटर, ठीक है, सी वाटर भर दिया मैंने। तो अब जरा मुझे एक बात बताओ, ध्यान से समझना इसको, ठीक है। अब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की क्या खास बात होती है कि वो सिर्फ सॉल्वेंट को अलाउ करती है। जैसे आपने कभी चाय की छन्नी देखी है? चाय की छन्नी, चाय की छन्नी चाय को जाने देती है, चाय पत्ती को रोक लेती है। समझ में आ गया? तो वो सॉल्वेंट को जाने देती है बेसिकली, और वो किसको रोकती है? मतलब जिसके पार्टिकल की साइज बहुत छोटी होती है उसे जाने देती है, जिसके पार्टिकल की साइज बड़ी होती है उसे रोक लेती है। सिंपल बात है। तो आपको मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं कि सॉल्वेंट की जो पार्टिकल साइज होती है वो बहुत कम होती है एज कंपेयर टू सोल्यूट। एग्जांपल ले लो, सॉल्वेंट पानी और सोल्यूट मान लो अब चीनी। तो चीनी के जो पार्टिकल की साइज होती है वो पानी के पार्टिकल की साइज से बहुत बड़ी होती है, तो अब सॉल्वेंट को जाने देती है। मैं आपको सिंपल तरीके से समझा रहा हूं, अब जरा ध्यान से समझना होगा क्या। अच्छा, फ्लो कैसे होता है जरा सोचो आप। अगर आप यहां पर मान लो आप यहां पे खड़े हो तो आप आसानी से नीचे आ जाओगे। इसका मतलब फ्लो कैसे होता है? मतलब आप यहां पे खड़े हो और सुसु कर रहे हो तो आप आसानी से नीचे आपका सुसु आ जाएगा इधर तक। ऐसे थोड़ी हो तुम यहां पे खड़े हो के सुसु कर रहे हो और ऊपर चला जाएगा, नहीं। इसका मतलब
हाई से कोई भी चीज लो की तरफ फ्लो हो जाती है आसानी से, हाई से कोई भी चीज लो की तरफ आसानी से फ्लो हो जाती है। अब आप मुझे बताओ, ये प्योर वाटर है, ये सी वाटर है, बताओ यहां पर वाटर की डेंसिटी हाई कहां है? वाटर की डेंसिटी हाई है यहां और वाटर की डेंसिटी लो है यहां। जरा समझो, वाटर, मैं पानी की बात कर रहा हूं, यहां पर तो प्योर पानी है तो सारा ही पानी है, यहां पर सी वाटर है तो पानी के अंदर नमक भी मिला हुआ है, तो यहां पर पानी कम है, यहां पानी ज्यादा है। तो हो क्या रहा है? हुआ कुछ यूं कि सेमी परमिएबल मेंब्रेन से प्योर वाटर निकल निकल के कहां जा रहा है? सी वाटर में मिक्स हो रहा है। अब देखो यहां हो क्या रहा है, प्योर वाटर निकल निकल के सी वाटर में मिक्स हो रहा है, तो हमारे लिए तो नुकसान है ना, क्योंकि समंदर का पानी हम पी नहीं सकते। समझ में आ रहा है? गंदे पानी में साफ पानी मिक्स हो रहा है, ये तो प्रॉब्लम है। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस। अब हमें ऑस्मोसिस नहीं पढ़ना। ऑस्मोसिस का क्या मतलब होता है? सॉल्वेंट का फ्लो फ्रॉम हाई टू लो बाय सेमी परमिएबल मेंब्रेन, इसको ऑस्मोसिस बोलते हैं। हमें क्या पढ़ना है? रिवर्स ऑस्मोसिस पढ़ना है। तो इसके रिवर्स करो। रिवर्स का क्या मतलब है? मैं यहां पर प्रेशर लगाऊं, इधर एक प्रेशर लगाऊं, समझ में आ गया? और वो प्रेशर इतना हो, मैं इधर प्रेशर लगाऊं और प्रेशर इतना हो कि यहां से सॉल्वेंट कहां से कहां फ्लो होना शुरू हो जाए। अगर मैं यहां से प्रेशर लगाना चालू करूं तो ये तो सिर्फ सॉल्वेंट को जाने देती है, तो सॉल्वेंट अब उल्टा फ्लो होना चालू हो जाए। कहां से? समंदर के पानी से कहां जाना शुरू हो जाए? समंदर के पानी से कहां जाना शुरू हो जाए? प्योर वाटर में। तो हमको फायदा होगा कि यहां से पानी निकल निकल के कहां जा रहा है? इधर की तरफ। समझ में आ गया? इसी को क्या बोलते हैं? रिवर्स ऑस्मोसिस। तो रिवर्स ऑस्मोसिस कब होता है? देखो, जब आप इतना प्रेशर अप्लाई करो कि वो ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा हो, ऑस्मोटिक प्रेशर पाई होता है उससे ज्यादा हो, तो यहां पर जो सॉल्वेंट है, यहां पर जो सॉल्वेंट है बेसिकली वो कहां से कहां फ्लो होना शुरू हो जाएगा? लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ। सिंपल सी बात है यार। जब आप मान लो कि आप चाहते हो कि पानी यहां से यहां चला जाए तो आपको एनर्जी लगानी पड़ेगी। आपके घर में ऊपर पानी की टंकी ऐसे थोड़ी भरती है, आपको मोटर चलानी पड़ती है। ऐसे ही यहां पर आप लोगों को दबाव डालना पड़ेगा खुद से, और वो प्रेशर इतना हो कि वो ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा हो, तो पानी अब उल्टी दिशा में फ्लो होना चालू हो जाएगा। यही पानी आप पीते हो। इसी प्रोसेस को हम लोग आरओ कहते हैं। आ गया समझ में? रिवर्स ऑस्मोसिस। तो फाइनली आरओ का मतलब क्या होता है? आरओ, रिवर्स ऑस्मोसिस। आप इतना प्रेशर लगाओ कि वो ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा हो, तो सॉल्वेंट लोअर कॉन्सेंट्रेशन से कहां फ्लो होना लग जाएगा? हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ। उसी को बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। समझ में आ गया? इसका एग्जांपल डिस्टिलेशन। आप अगर समंदर के पानी से साफ पानी चाहते हो तो वहां पर आरओ यूज होता है, आपके घर में भी यूज होता है। यही है वो, आप इतना प्रेशर लगाओ, ठीक है, कि आपको साफ पानी मिले। अगला सवाल, सवाल नंबर 4, 2012 के बोर्ड एग्जाम में आया हुआ। सवाल क्या कहता है? What will happen to delta TB if the weight of the solute dissolved is doubled and the weight of the solvent taken is half? बहुत बढ़िया सवाल है, मेरा फेवरेट है। बताओ, What will happen to delta TB if the weight of the solute is dissolved is double? आपने solute का weight डबल कर दिया और solvent का weight हाफ कर दिया। So अगर आप इसको सोल्व करना चाहते हो, so there is a very simple question this is. I'll tell you, इसके लिए आपको डेल्टा टीबी पता होना चाहिए क्या होता है। आपको ये तो पता है कि डेल्टा टीबी क्या होता है? डेल्टा टीबी का फॉर्मूला होता है केबी इंटू एम। एम क्या होता है? एम होता है मोलैलिटी। कैसे लिखोगे? मोलैलिटी को कैसे लिखा जाता है? दैट इज नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स कैसे लिखे जाते हैं? द मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय द मोलर मास ऑफ सोल्यूट। ये हो गया नंबर ऑफ मोल्स। समझ में आ गया? मोल्स ऑफ सोल्यूट। और क्या लिखना है आपको? गिवन मास बाय मोलर मास, मोल्स हो गया ना, ठीक है। पर केजी वेट, तो यहां पर किसका लिखते हो? वेट ऑफ सॉल्वेंट। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनना। अब आपने क्या किया? इसको तो आपने कर दिया डबल, ये लो मैं रेड ब्लैक से लिख देता हूं। इसको तो आपने डबल कर दिया और इसको आपने आधा कर दिया, तो आधे का ये 2 ऊपर चला गया, तो 4 गुना हो गया ना डेल्टा टीबी। 4 टाइम्स, ये 2 और ये 2 ऊपर, 4 टाइम्स हो गया। समझ में आ गया? सो दिस इज 4 टाइम्स। इज दिस क्लियर? सबको समझ में आ गया? तो दिस इज 4 टाइम्स। अगर आपने ऐसा किया तो ये 4 गुना हो जाएगी।
ठीक है, तो दोबारा देखो, अगर आपने ये सोल्यूट के वेट को डबल किया और सॉल्वेंट के वेट को आधा कर दिया, तो ये आधा मतलब 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये 4 गुना हो गई ना, 2 इंटू 2 4। और जिसको नहीं आया बेटा तुम तो महान ही हो, और ये इतना आसान है कि कई बच्चों ने, तो देखो फर्क कितना होता है। तो फाइनली क्वेश्चन बड़ा आसान था, आप खुद ही देखो फॉर्मूला पता है, किसी ने तो तुरंत ही आंसर लिख दिया था। ये देखो ये फॉर्मूला होता है डेल्टा टीपी का, ऊपर लिखा हुआ है वेट ऑफ सोल्यूट, नीचे लिखा हुआ वेट ऑफ सॉल्वेंट, इसको डबल कर रहे हो, इसको आधा कर रहे हो, 4 गुना हो गई, साफ ही पता लग रहा है क्या था इसके अंदर, बताओ। खुद ही मैथमेटिकली कोई करके देखेगा तो मालूम पड़ जाएगा कि पहले से 4 गुना हो चुकी है। अगला सवाल चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओह प्रीति सिंह, डिंपल गर्ल। अगले सवाल चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब मैं आपको 2 नंबर के सवाल कराऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, 5वां सवाल क्या है। 5वां सवाल जरा देखो, 5वां सवाल दिल्ली 2016 का, और ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है, दिस इज माय फेवरेट क्वेश्चन। 2016 का सवाल है, क्या पूछा गया, कहता है एक ब्लड सेल आर आइसोटोनिक, कहता है ब्लड सेल्स आर आइसोटोनिक, ठीक है, विद 0.9% सोडियम क्लोरीन सॉल्यूशन। ब्लड सेल्स हैं, ठीक है, आपको पता है ना आपके शरीर के अंदर क्या बोलते हैं, सॉल्ट भी है, मतलब आप छाछ वगैरह पीते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो बफर, आपका ब्लड बफर सॉल्यूशन होता है। अगर आप बहुत छाछ पी लियो तो छाछ में बहुत नमक होता है, आपको पता है ना, फिर भी वो आपको शरीर को नुकसान नहीं करता है, क्योंकि वो उसके बफर सॉल्यूशन की पीएच चेंज नहीं होती है। तो एक्चुअल में वो रीजन क्या होता है कि 0.9% NaCl कोई भी सॉल्यूशन ले लोगे ना इस लेवल का, तो ब्लड की आपकी सेल जो होती है वो आइसोटोनिक होती है, मैनेज कर लेती है अपने आप को, उसकी पीएच चेंज नहीं होने देती, इसलिए आप छाछ पीते अच्छी मानी जाती है शरीर के लिए, जबकि छाछ में नमक होता है। तो अब आपसे सवाल पूछा, उसका रीजन होता है ये, क्योंकि वो आइसोटोनिक होती है। अब व्हाट हैपन इफ वी प्लेस ब्लड सेल्स इन सॉल्यूशन, अगर आप लोगों ने ब्लड सेल को इस सॉल्यूशन में डाल दिया, 1.2% ऑफ NaCl सॉल्यूशन, वो 0.9% NaCl सॉल्यूशन के साथ कंफर्टेबल है, अचानक से आपने उसको 1.2% NaCl सॉल्यूशन में डाल दिया तो क्या होगा। फिर आपसे पूछा 0.4% NaCl सॉल्यूशन में डाल दिया तो क्या होगा। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनना, ऐसा हुआ क्यों, आपको प्यास क्यों लगी, जरा सोचते हो, क्योंकि आपकी जो ब्लड सेल्स हैं उनको पानी चाहिए वर्क करने के लिए। पानी से मुझे याद है, मैं एक घूंट पानी पी लेता हूं। अगर आपको प्यास क्यों लगती है, क्योंकि आपकी बॉडी एक्चुअली 70-80% तो पानी से ही बनी हुई है, 90% व्हाटएवर, 99-98%, तो पानी के बिना आपका काम नहीं चलेगा, क्योंकि आपके ब्लड सेल्स को पानी चाहिए। अब जरा ध्यान से सुनना, हुआ क्या, ये आपकी ब्लड सेल है सपोज करो, और ये जो ब्लड सेल है आपकी, ये ब्लड सेल, ये लिखा हुआ इतने सॉल्यूशन तक कंफर्टेबल है, 0.9% सॉल्यूशन तक मैनेज कर सकते हैं अपने आप को। आपने गलती से क्या किया, उस ब्लड सेल को मान लो कि एक कंटेनर में रखी है, उस ब्लड सेल को आपने किस में डाल दिया, समंदर के पानी में। 1.2% NaCl सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ, बहुत ज्यादा नमक है उसमें, समझ में आ गया, नमक 1.2%, दैट इज, इसमें नमक ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस, इसमें तो 0.9% ही नमक है, उसमें कितना है 1.2%, तो कह सकते हैं कि हम समंदर का पानी डाल दिया। तो यहां पर आपने क्या किया, ऊपर से मान लो कि समंदर का ही पानी डाल दिया जिसमें नमक ज्यादा है, तो होगा क्या, जरा आप सोचो। यहां पर आप देखो कि प्योर पानी कहां से कहां फ्लो होगा नेचुरली, ऑस्मोसिस लगाओ यहां पे। आपको पता है कि सॉल्वेंट बड़े आसानी से सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ फ्लो हो जाता है। अब आप ध्यान से सुनना, ये है 0.9% वाला, इसका मतलब यहां पर 0.9% नमक है, बाकी पानी है। ये है 1.2% वाला बाहर, ये वाला सॉल्यूशन, यहां पर 1.2% नमक है, बाकी पानी है। तो बताओ पानी की मात्रा ज्यादा कहां है। अगर आपने 1.2% में डाला है तो यहां पर 1.2% नमक है, बाकी तो पानी है, और यहां पर 0.9% नमक है, बाकी पानी है, तो यहां पानी की मात्रा ज्यादा है अंदर। दिमाग लगाओ, मैं क्या बोल रहा हूं जरा समझो। अगर आप कहते हो 1.2% NaCl सॉल्यूशन, इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर मैं कह दूं कि 1.2 यहां पर मान लो सोल्ट है, 100 में से 1.2 सोल्ट है, तो पानी कितना है, वाटर कितना है, 100 में से 1.2 सोल्ट है तो पानी कितना है, 1.2 घटा दो 100 में से तो कितना बचा, दैट इज 98.8। समझ में आ गया। जबकि ये खुद कैसे बना हुआ है, 0.9% इसमें NaCl है, और बाकी कितना बचा, 100 में से 0.9 घटाओ, 99.1% पानी है। तो इसका मतलब इसमें पानी ज्यादा है, हेयर मोर वाटर,
हियर इन दिस देयर इज अ मोर वाटर, तो यहां पर कॉन्सेंट्रेशन पानी की हाई है और यहां पर लो है। समझ में आ गया? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ये है। पानी कहां से कहां बहेगा बताओ? अगर आपने इसको डाल दिया तो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ फ्लो होना चालू हो जाएगा, मतलब आपके सेल में जो बचा कुचा पानी था वो भी बाहर निकल रहा है। सेल में जो बचा कुचा पानी है वो भी बाहर निकल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? आप प्यास से मर जाओगे। आपके ब्लड सेल को पानी चाहिए था, आपने नमक वाला पानी पी लिया, तो नमक वाले पानी ने इस प्योर पानी को भी अपनी तरफ खींच लिया। समझ में आ गया? इसी को बोलते हैं ऑस्मोसिस। तो आप जल्दी मरोगे। तो इन दैट केस आपका सेल यहां पर मर जाएगा अगर आपने 0.9% सॉल्यूशन वाले इस ब्लड सेल को 1.2% में डाल दिया, सेल विल डाई। समझ में आ गया? यहां पर सेल जल्दी मरेगा। पर अगर आपने 0.4% में डाला तो नहीं मरेगा, क्योंकि यहां पर वो 0.9 है, ये 0.4 है, यहां पर पानी की मात्रा ज्यादा है। तो अब 0.4% में डालोगे तो पानी अंदर सेल में जाएगा। ठीक है? तो यहां पर सेल नहीं मरेगा, सेल विल ग्रो इवेंचुअली। ये किस किस को समझ में आ गया? बायो के बच्चों को तो पता होगा जो मैं बोल रहा हूं। तो 1.2% में सेल मर जाएगी, लेकिन 0.4% में सेल मरेगी नहीं, यहां पर सेल ग्रो करेगी। समझ में आ गया? ये मतलब है। किस किस को समझ में आ गया? जस्ट राइट डाउन। बायो के बच्चों को तो समझ में आ जाएगा। हाँ, तो पहले वाले में सेल श्रिंक हो जाएगी, श्रिंक होके खत्म हो जाएगी। दूसरे वाले में सेल ग्रो करेगी, बढ़ेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। किस किस को समझ में आ गया? देखो, बायो के बच्चों को तो प्रॉपरली ये चीज समझ में आनी चाहिए। तो अगर मैं इसका सॉल्यूशन बताऊं तो क्या निकलेगा? 1.2% एनालिसिस सॉल्यूशन जो है ना वो हाइपरटोनिक है। हाइपरटोनिक, हाइपर है, बहुत ज्यादा नमक है उसमें, सेल श्रिंक हो जाएगा, उसमें मर जाएगी वो सेल। समझ में आ गया? जबकि 0.4% वाला सॉल्यूशन जो है वो बेसिकली हाइपोटोनिक है, तो इसमें जो सेल है वो स्वेलअप होगी, मतलब फैलेगी, पानी उसके अंदर जाएगा, स्वेलो हो जाएगी, स्वेलअप होगी। समझ में आ गया? फ्लो जाएगा, अंदर जाएगा पानी सेल के अंदर। ये आंसर देना है। चलो अगले सवाल पर चलते हैं। तो मतलब ऐसा कुछ होगा, जरा देखो, हाइपरटोनिक में यहां से पानी बाहर निकलना शुरू हो जाएगा तो सेल श्रिंक हो जाएगा, देखो ऐसा हो जाएगा। और जबकि इसके अंदर पानी अंदर जाना शुरू होगा तो वो फैलेगा, स्वेलो हो जाएगा। चलो अगले सवाल पर चलते हैं। वो बढ़िया सवाल था। अब 4 2014 का सवाल है, कहता है कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ 9.8% वेट बाय वेट सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 इफ द डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज दिस एंड द मोलर मास ऑफ H2SO4 इज आल्सो गिवन। 2 मार्क का क्वेश्चन है। आप लोगों को क्या निकालना है? आप लोगों को मोलारिटी निकालनी है, डेंसिटी दी हुई है, वेट बाय वेट दिया हुआ है। बहुत आसान सवाल है। इस सवाल का जवाब कैसे दोगे? दिस इज माय फेवरेट क्वेश्चन। अब मैं इसके लिए सिंपल टेक्निक बताता हूं। सबसे पहले आप लोग देखो ये 9.8% वेट बाय वेट का मतलब क्या है। इसका मतलब समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ये है कि अगर मैं कह दूं आपसे कि मैं यहां पर ना 3 डब्बे बनाऊंगा, सबसे पहले तो सोचो जरा, मैं यहां पर लिखता हूं सोल्यूट, ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है। इसको यहां पर मैं लिखता हूं सॉल्वेंट और मैं यहां लिखता हूं सॉल्यूशन। मैंने 3 डब्बे बना लिए, ठीक है? यही होता है सॉल्यूशन में। अब कहता है 9.8% वेट बाय वेट। इसका मतलब क्या होता है पता है? अगर मैं कहूं आपसे कि सॉल्यूशन का वेट 100 ग्राम है, अगर मैं कह दूं आपसे कि सॉल्यूशन का वेट 100 ग्राम है, यहां पर अगर मैं कह दूं कि सॉल्यूशन का वेट 100 ग्राम है, तो इसका मतलब सॉल्यूट का वेट कितना होगा? 9.8 ग्राम। इसका मतलब यही होता है। अगर मैं कहूं कि सॉल्यूट 9.8 ग्राम है और सॉल्वेंट सॉल्यूशन 100 ग्राम है, तो आप वेट बाय वेट निकालोगे जब, तो वो 9.8% ही आएगा। सबको समझ में आ गया? यस और नो? किस किस को समझ में आया? अगर ये 9.8% का मतलब क्या होता है? सॉल्यूशन का वेट, अगर सॉल्यूशन का वेट 100 ग्राम है तो सॉल्यूट का वेट 9.8 ग्राम है। तो सॉल्वेंट का वेट कितना हुआ? 100 में से 9.8 घटा दो, ठीक है? कितना बचेगा? 100 में से 10 घटाओगे तो 90, 9.8 घटाओगे तो 90.2। सो दिस इज 90.2 ग्राम्स। इज दिस क्लियर? आपको सबके मालूम पड़ गया? अब मजे की बात आते हैं। कहता है डेंसिटी कितनी है सॉल्यूशन की? ये डेंसिटी दे रखी है ग्राम पर ml। अब देखो आपके पास सारी चीजें, डेंसिटी भी दे रखी है आपको, डेंसिटी सॉल्यूशन की दे रखी है, ये वेट दे रखा है। नाउ डेंसिटी, डेंसिटी कितनी है? 1.02 ग्राम पर ml, ठीक है? तो आप जब सॉल्यूशन का आपको वेट दे रखा है, डेंसिटी दे रखी, तो वॉल्यूम निकाल सकते हो। तो वॉल्यूम कैसे निकलेगा? डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी होता है मास बाय वॉल्यूम। तो वॉल्यूम निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? मास बाय डेंसिटी। मास कितना दे रखा है? 100 ग्राम, उसको डेंसिटी से डिवाइड कर दो, 1.02। ये ग्राम है, ये ग्राम पर ml है,
तो आंसर किस में आएगा आपको, ml में। तो 100 डिवाइड बाई 1.02, ये आपकी वॉल्यूम आ गई ml में, पर आपको ml में तो नहीं चाहिए, आपको लीटर में चाहिए, तो m का वैल्यू रख दो 10⁻⁻3। समझ में आता है। तो वॉल्यूम कितना निकल के आ रहा है, साथ में 1.02 इंटू 10⁻⁻3, उसका मतलब क्या होता है 10⁻⁻3, तो 1000 नीचे ही आएगा, कट गया आपस में, 1 2 1 2, तो ये कितना 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 1 डिवाइड बाई 10.2 लीटर, ये आपका वॉल्यूम आ गया। अब जब वॉल्यूम निकाल लिया तो आप क्या निकाल रहे हैं, मोलैरिटी। मोलैरिटी कैसे निकलती है, दैट इज मोल पर लीटर वॉल्यूम। मोल कैसे निकलेंगे, गिवन मास बाय मोल, सॉल्यूट के मास कितना है 9.8, उसका मोलर मास कितना होता है 98, इंटू वॉल्यूम आपने कितना निकाला, ये रहा 1.1 डिवाइड बाई 10.2 लीटर के अंदर, तो 10.2 ऊपर चला जाएगा 10.2। तो अब देखो यहां क्या कट रहा है, तो फाइनली ये देखो 9.8 10 जा, तो 10 से डिवाइड हो गया, अब आगे 1.02 आएगा आंसर इसका, तो आंसर कितना आ रहा है 1.02। ये आपकी क्या आ गई, मोलैरिटी। दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व इट। 10 से तो डिवाइड ही करना, और क्या करना है, समझ में आ गया। तो किस किस को निकाल लिया मोलैरिटी, कैपिटल एम आंसर आएगा इसका। ये किस किस को समझ में आया जो मैंने किया। सो दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व इट। दिस इज माय फेवरेट, मतलब ये रामबाण है इसको निकालने का, मैं काफी बार सिखाता हूं कि इससे गलतियां नहीं होती। जब आप टेबल फॉर्म में सोल्व करते हो आपसे गलतियां नहीं होती, तो आपको पता होता है कि क्या चीज कैसे सोल्व हो रही है। इज दिस क्लियर, 1.02 दिस इज द आंसर। देखो मैं तो दिखाता हूं आप लोगों को, तो अगर जाओगे आगे ये इस तरह से आपको 1.02 ही डेंसिटी में आंसर आ रहा है। सो दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व इट। ओके, लुक एट इट, लुक एट इट, लुक एट इट। ml में लीटर में आंसर आ गया, ठीक है। फाइनली देखो 9.8 वही मैंने किया जो आप लोग कर रहे थे, 1.02, यस दिस इज द आंसर ओनली। मैंने आसानी से निकाल दी, यहाँ पे बहुत कैलकुलेशन करी हुई है, मैंने करी नहीं। तो 1.02 इज द आंसर। किस किस को समझ में आ गया, दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 7वां सवाल, दिल्ली 2012 का सवाल है। क्या कहता है, एक्सप्लेन व्हाई एक्वेटिक स्पीसीज आर मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर। ठंडे पानी में जो एक्वेटिक स्पीसीज होती हैं वो ज्यादा कंफर्टेबल क्यों होती हैं। ठंडे पानी में, गर्म पानी में सरवाइव नहीं कर सकती, लेकिन ठंडे पानी में सरवाइव कर जाती हैं। क्यों, ठंडे पानी में काहे सरवाइव करती हैं, इसलिए आपने कभी देखा टाइटैनिक मूवी देखी है किसकी ने। देखो होता क्या है, देखो आपको मैं एक और चीज बताता हूं, बड़ी मस्त चीज है। शार्क और डॉल्फिन, उनको सांस लेने के लिए ना पानी के बाहर आना पड़ता है। मछलियां तो फिर भी गिल्स होते हैं उनके पास, आपको पता है ना, बायो के किस किस बच्चे को पता है कि मछलियों के गिल्स होते हैं, तो मछलियां सांस ले लेती हैं पानी के अंदर ही, पानी से ही ऑक्सीजन को निकाल लेती हैं। लेकिन जो शार्क होती है या फिर जो डॉल्फिन होती है, उन्हें ना ऑक्सीजन लेने के लिए बाहर आना पड़ता है। ये पता होना चाहिए तुम्हें, पता है ना। बाकी मछलियां गिल से, पानी से ही ऑक्सीजन खींच लेती हैं। अब जरा समझो, पानी से ऑक्सीजन बाकी मछलियां खींच रही हैं, इसका मतलब पानी में ऑक्सीजन है। पानी में क्या है, पानी में ऑक्सीजन घुली हुई है। समझ में आया, तभी तो मछलियां, मछली जल की रानी है। कैसे बनाते हो तुम लोग, ऐसे करके, ये मछलियां जी पा रही हैं। समझ में आ गया, क्या मछली बनाई है मैंने, नहीं ऐसे करके। तो ये मछलियां क्यों जी पा रही हैं, क्योंकि पानी के अंदर ऑक्सीजन है। अब जरा समझो, ये जो मछली जो कि चिड़िया के जैसे लग रही है, अगर मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया क्या होगा, ये जो अंदर ऑक्सीजन है वो भी क्या होगी, बाहर निकल जाएगी। अगर मैंने टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया तो इसके अंदर जो गैस है, ये गैस ही तो है जो ट्रैप्ड है पानी के अंदर। बहुत कम मात्रा में ऑक्सीजन होती है, बट अगर आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो ये जो अंदर थोड़ी बहुत ऑक्सीजन है वो भी निकल जाएगी बाहर। तो आप लोग बताओ कि क्या ये जो स्पीसी है, ये जो स्पीसी है वो जिंदा रह पाएंगी, बताओ मुझे। ये मछली जल की रानी बनाई है, क्या बनाया है पता नहीं, बट वो भी है। समझ गए तुम लोग, आज मैं जो कहने की कोशिश कर रहा हूं समझ गए। तो इसलिए कोल्ड वाटर में प्रॉब्लम नहीं है उन्हें, हॉट वाटर में प्रॉब्लम है। ज्यादा गर्म पानी हुआ तो जिंदा नहीं रहेंगी। समझ में आ गया सब लोगों को, बल्ले बल्ले। तो देखो कितने प्यार से समझाता हूं मैं तुम्हें, एक एक चीज कितने प्यार से समझाता हूं। इतने प्यार से कोई एक्सोटिक, बिल्कुल एक्सोथर्मिक तरीके से कोई समझाता है, नहीं समझाता। तो बस यही है। तो उसमें आप हेनरी लॉ लगा सकते हो, जितना घुली हुई, देखो प्रेशर ज्यादा होगा तो उतनी ज्यादा ऑक्सीजन घुलेगी। अब देखो टेम्परेचर की वैल्यू केएच की वैल्यू पे वेरी करती है, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो केएच की वैल्यू बढ़ेगी, जिससे सॉल्युबिलिटी घटती है। ये मतलब निकलता है, आप हेनरी लॉ से इसका आंसर कर सकते हो। समझ में आया। तो यहां पर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो केएच की वैल्यू बढ़ेगी, सॉल्युबिलिटी घटेगी, सॉल्युबिलिटी ऑक्सीजन की घटेगी तो
यो एक्वेटिक एनिमल्स है वो जिंदा ही नहीं रह पाएंगे। और ये अगले सवाल पर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम चलेंगे हमारे 3 मार्क के क्वेश्चंस की तरफ। सवाल नंबर 8 पेश किया जाए। 8वां सवाल 2014 का सवाल है। क्या पूछा गया? अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 15 ग्राम्स ऑफ यूरिया, मोलर मास दिया हुआ है, पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन वाटर हैज द सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एज द सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज। कैलकुलेट द मास ऑफ ग्लूकोज प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। ये सवाल पूछा गया है। आइसोटोनिक है तो इसका मतलब क्या होगा? पाई की वैल्यू सेम होगी दोनों सॉल्यूशन के लिए। नाउ आपके पास 2 सॉल्यूशन है। क्या कहता है? एक तो आपके पास सॉल्यूशन है यूरिया का, ठीक है, एक आपका यूरिया का सॉल्यूशन है और दूसरा आपका ग्लूकोज का सॉल्यूशन है। और मजे की बात क्या है, दोनों के दोनों क्या है? आइसोटोनिक है। आइसोटोनिक का मतलब क्या हो गया? पाई ऑफ यूरिया इज इक्वल्स टू पाई ऑफ ग्लूकोज। दोनों के लिए पाई की वैल्यू सेम होगी। यस और नो? बताइए मेरे प्यारे बच्चों, पाई की वैल्यू क्या होती है? C ऑफ यूरिया R इंटू टी विच इज इक्वल टू C ऑफ ग्लूकोज R इंटू टी। तो RT तो कट गई आपस में, समझ में आ गया? ले देखे C ऑफ यूरिया मस्ट बी इक्वल टू C ऑफ ग्लूकोज। तो सिंपल है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिया मस्ट बी इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज। कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकालते हो? मोल पर लीटर। समझ में आ गया? तो अब आप देखो क्या लिखा हुआ है यहां पर, 15 ग्राम्स ऑफ यूरिया 60, ठीक है, पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन इन वाटर हैज अ सेम ऑस्मोटिक। देखो ये भी पर लीटर है, यानी कि 1 लीटर के लिए वॉल्यूम भी सेम है। यहां पर भी लिखा हुआ है 1 लीटर के लिए वॉल्यूम सेम है। समझ में आ गया? तो यहां पर C कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकालते हो? N/V, N ऑफ यूरिया वॉल्यूम सॉल्यूशन, ठीक है। यहां पर भी क्या होगा? N ऑफ ग्लूकोज वॉल्यूम सॉल्यूशन। वॉल्यूम सेम है, वॉल्यूम काट दो। तो मोल्स ऑफ यूरिया मस्ट बी इक्वल्स टू मोल्स ऑफ ग्लूकोज। मोल कैसे निकालते हो? मास ऑफ यूरिया डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ यूरिया, ठीक है, विच इज इक्वल्स टू मास ऑफ ग्लूकोज डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। अब आप मास ऑफ यूरिया कितना दे रखा? 15 ग्राम। ये 15 ग्राम दे रखा है। इसका मोलर मास कितना होता है? 60। ये वेट आपको निकालना है, ये कितना होता है? 180। तो 60 3 जा, तो वेट कितना आ गया? 45। आइला हमने ये क्वेश्चन कर दिया। बताओ, श्वेता को नहीं आया? श्वेता बिजी है, श्वेता चुगली करने में बिजी है, उसने माइक ऑफ कर दिया है, इसलिए श्वेता को नहीं आएगा, ठीक है। तो फाइनली आप लोग आंसर करो। मुझे तो ये समझ नहीं आया उसने ऐसा क्या बोल दिया था। 45 आंसर है। किस किस को समझ में आ गया? जस्ट राइट डाउन चैट सेक्शन। कैसे आएगा? जस्ट राइट डाउन चैट सेक्शन 45। तो फाइनली आंसर कैसे निकालना है? यस 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 यस, बल्ले बल्ले, एवरीथिंग इज बल्ले बल्ले। 45 ग्राम्स आंसर आएगा। दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व इट। आ गया? ये तुम्हारा 9वां सवाल। क्या कहता है? What type of deviation is shown by mixture of ethanol and acetone? इथेनॉल और एसेटोन, ये बहुत बढ़िया सवाल है। फिर से सिंपल क्वेश्चन है, आखिरी सवाल है तुम्हारा। 8-11 बज चुके हैं। इथेनॉल और एसेटोन, ये आपको बताना है बेसिकली इनका डेविएशन कैसा होगा। पॉजिटिवली डेविएटेड है कि नेगेटिवली डेविएटेड है, और उसके हिसाब से डेल्टा एच और डेल्टा वी की वैल्यू बताओ। दिस इज द क्वेश्चन। फाइनली आंसर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज पॉजिटिवली डेविएटेड। आपको मैं बताता हूं कि इथेनॉल होता है C2H5OH और एसेटोन होता है ये CH3COCH3। और अगर जब आप इन दोनों को मिक्स करोगे तो ये पॉजिटिवली डेविएटेड सॉल्यूशन बनाएगा। ऐसा क्यों? दे हेट ईच अदर। ये ऐसा है जो कि हेट करते हैं एक दूसरे को, दे हेट, मिक्स नहीं होते। क्यों? क्योंकि देखो C2H5OH का जो मॉलिक्यूल होता है, ठीक है, वो दूसरे C2H5OH मॉलिक्यूल के साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड बना के रहता है। यहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे, ये देखो, है ना। ओ सॉरी, क्या बना दिया मैंने, रुको, गलत बना दिया। हाइड्रोजन बॉन्ड मतलब ऐसे, फिर तुम कोई कहेगा हाँ ये क्या हो गया, तो ये हटा देना। हाइड्रोजन मतलब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड। सो देयर इज अ हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन 2 मॉलिक्यूल। 2 मॉलिक्यूल आसानी से हाइड्रोजन बॉन्ड के से चिपके हुए थे, अचानक से तुमने इसके अंदर एसेटोन डाल दिया, तो एसेटोन क्या करेगा? एसेटोन खुद तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता नहीं है, और इसके बीच में आके इनके हाइड्रोजन बॉन्ड को और तोड़ देगा। तो इसका मतलब बॉन्ड को वीक कर रहा है, इसका मतलब वेपर ज्यादा बनेगी, तो ये पॉजिटिवली डेविएटेड होगा। अगर पॉजिटिव है तो डेल्टा एच की वैल्यू भी क्या होगी? पॉजिटिव, और डेल्टा वी की वैल्यू भी क्या होगी? पॉजिटिव। ये आंसर बनेगा इसका, सिंपल, ठीक है। दिस इज हाउ यू हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन। तो आपको ध्यान रखना है, वेरी सिंपल क्वेश्चन। दिस इज अ पॉजिटिवली डेविएटेड। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्ड था, लेकिन एसेटोन के आने की वजह से हाइड्रोजन बॉन्ड टूट गया। समझ में आ रहा है? ऐसा इसलिए होता है। और फाइनली इंटरेक्शन बहुत वीक है, पॉजिटिव डेविएशन होगा, और डेल्टा एच और डेल्टा वी की वैल्यू भी क्या होगी? पॉजिटिव होगी। आखिरी सवाल,
10वां सवाल फॉरेन 2014 का क्वेश्चन है, क्या पूछता है? कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन फॉर द सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय द एडिंग 10 ग्राम्स ऑफ CaCl to 200 ग्राम्स ऑफ वाटर। Kb की वैल्यू आपको दे रखी है, मोलर मास CaCl2 दे रखा, सब कुछ तो दे रखा है, क्या बचा इसमें? तो आपको पूछा कैलकुलेट बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, ठीक है, डेल्टा टीबी की वैल्यू कैलकुलेट करने को बोल रहा है। तो बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन डेल्टा टीबी कैसे निकालते हैं? दैट इज Kb इंटू एम, सब कुछ तो दे रखा है, निकाल लो। Kb की वैल्यू कितनी है? 0.512 इंटू एम की वैल्यू कैसे निकालोगे? गिवन मास 10 ग्राम, मोलर मास 200, ठीक है, नहीं 111, इसको 111 इंटू इसका वेट कितना है सॉल्वेंट का, वाटर का 200 ग्राम, तो 200 ग्राम इंटू क्या करना है 1000। दिस इज हाउ यू हैव टू कैलकुलेट। आपसे बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन पूछा है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ही हुआ, डेल्टा टीबी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, खत्म हो गया। तो दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व इट, ठीक है। तो फाइनली आपको कैसे सोल्व करना है मैं आपको दिखा देता हूं। दीज आर द वैल्यूज, आपको सारी तो वैल्यू दे रखी है, कुछ नहीं है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, सिंपल, ठीक है। तो फाइनली इस तरह से आपको आंसर निकालना है। दस सबको समझ में आ गया? इज दिस क्लियर? यस, इज दिस क्लियर? बल्ले बल्ले, स्मॉल एम का वैल्यू निकालने के बाद आपको Kb से मल्टीप्लाई करना है, दैट्स इट, और कुछ नहीं। तो Kb इंटू स्मॉल एम, दिस इज द आंसर, क्लियर?